हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। फ़िलहाल में पटवार का रिजल्ट आने वाला है और उसमें नॉर्मलाइजेशन का रूल लगा दिया। और इसके अलावा यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। एसएससी जीडी का पेपर है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। हम कह सकते हैं कि कोई भी पेपर यदि 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी शिफ्टों के पेपर बिल्कुल सेम लेवल के नहीं हो सकते। हर पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है। तो इस सिचुएशन में सारे के सारे पेपर को इक्वल लाने के लिए, एक एवरेज लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाता है। अब देखो, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, इस नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। और इसको हम एक तरीके से गेम चेंजिंग भी बोल सकते हैं। ये खेल बदलने वाला सिस्टम है। जिसका स्कोर बहुत अच्छा हो रहा हो, जो ऐसे सोच रहा हो कि मेरा तो 100% सिलेक्शन होगा, कई बार नॉर्मलाइजेशन उस कैंडिडेट को भी बाहर कर देता है। और जो कैंडिडेट ये सोच रहा हो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन उस कैंडिडेट को भी सिलेक्शन दिला देता है। तो यहाँ पर हम इस नॉर्मलाइजेशन को फुल डिटेल से, अच्छे से, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ साथ मैं बहुत गजब तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं इसको अच्छे से समझाऊं उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक आपके अपने इस सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरे भारत में यदि कहीं भी किसी भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकलता है, उसके संबंध में कोई नया अपडेट निकल कर आता है, तो मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं नॉर्मलाइजेशन को समझाने की कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने जितने भी जिगरी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। देखो, एक सबसे पहले तो मैं एक शब्द में बता दूं, नॉर्मलाइजेशन होना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। क्या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन इसको हम एक इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन हम एक तरीके से गेम चेंज करना भी बोल सकते हैं। ये गेम बदल देता है, गेम चेंज कर देता है। ये जिसका अच्छा स्कोर हो रहा हो उसको बाहर कर देता है, जिसका कम स्कोर हो रहा हो उसको सिलेक्शन दिला देता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स प्लस माइनस दोनों होते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते भी हैं, मार्क्स घटते भी हैं। सपोज डेट आपके किसी के 70 नंबर आ रहे हैं, हो सकता है उसके नॉर्मलाइजेशन में 80 नंबर हो जाए, हो सकता है उसके नॉर्मलाइजेशन में 60 नंबर हो जाए। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं, नंबर बिल्कुल उसी लेवल पर भी रह सकते हैं, 70 के 70 भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बढ़े घटे, 70 के 70 भी रह सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और जितना था उतना भी रह सकता है। ठीक है, देखो आपने बहुत सारी बार सुना होगा, बहुत सारी बार देखा होगा, नॉर्मलाइजेशन के पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल था 200 में से 220 नंबर लेके आना। ठीक है, लेकिन जब से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हुआ है उसके बाद ये पॉसिबल हो चुका है। एक बार एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था 2 साल पहले, उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से 200 में से 232 नंबर आए थे। 5000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 200 प्लस मार्क्स थे। कितने में से? 200 में से। तो नॉर्मलाइजेशन ने 200 में से 232 नंबर लाना, 200 में से 235 नंबर लाना, 200 में से 215 नंबर लाना, 200 में से 200 से ज़्यादा नंबर लेके आना बिल्कुल पॉसिबल कर दिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। देखो, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले इसमें पता चलाया जाता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मीडियम थी और कौन सी शिफ्ट ईजी थी। देखो, इसमें अपना ओपिनियन नहीं चलता। हमें ज़रूरी नहीं है कि जो शिफ्ट हमें हार्ड लग रही हो वो ओवरऑल हार्ड हो।
जो शिफ्ट हमें इजी लग रही हो वो ओवरऑल इजी हो। यहाँ पर अपना खुद का ओपिनियन नहीं चलता, यहाँ पर उस शिफ्ट के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि ये पता कैसे चलता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी मीडियम थी, कौन सी ईजी थी। देखो आजकल ऑलमोस्ट सारा काम ऑनलाइन होने लग गए, सारे पेपर ऑनलाइन होने लग गए। तो ये लोग क्या करते हैं, हर एक शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट निकालते हैं। जैसे शिफ्ट फर्स्ट थी उसका अलग रिजल्ट, शिफ्ट सेकंड का अलग, शिफ्ट थर्ड का अलग, शिफ्ट फोर का अलग, शिफ्ट फाइव का अलग, और फिर उनका ये एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जिस शिफ्ट में सभी कैंडिडेटों के कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादातर कैंडिडेटों के कम नंबर आ रहे हैं, तो वो शिफ्ट हार्ड मानी जाती है। जिस शिफ्ट में ज़्यादातर कैंडिडेटों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो शिफ्ट इजी मानी जाती है, और बाकी बीच की एक मीडियम शिफ्ट मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में एक एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब एक्यूरेसी क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा कि एक्यूरेसी है क्या। ठीक है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना तो उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आधार पर भी नॉर्मलाइजेशन होता है। अब आप सोचोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आधार पर कैसे? देखो दो तरीके का सिस्टम होता है। जब शिफ्ट बिल्कुल इजी आई तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे। जब शिफ्ट बहुत हार्ड आती है तो उस सिचुएशन में ऑलमोस्ट कैंडिडेट कम क्वेश्चन ठीक करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो शिफ्ट हार्ड आई थी उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी तैयारी कम थी, तो वो एवरेज कम क्वेश्चन ठीक करेंगे। जो शिफ्ट हार्ड आई उसमें ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ये दो आधार बनते हैं। देखो पहला, पेपर हार्ड लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट इंटेलिजेंट थे। पेपर हार्ड था लेकिन उसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो इंटेलिजेंट थे। तो इसमें क्या होता है, जब पेपर हार्ड आया है ज़्यादातर कैंडिडेट उस शिफ्ट में बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक किया, उनका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पेपर हार्ड होने के बाद भी मार्क्स कम बढ़ते हैं या फिर मार्क्स उतने ही रह जाते हैं। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि मार्क्स कम भी हो जाते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है कि पेपर इजी था लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो कैंडिडेट थे उनकी एवरेज बहुत कम तैयारी थी। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ऐसे कैंडिडेट शामिल हो जाते हैं जिनकी तैयारी कम है। ये सारी चीज़ें देखो बाय लक पर डिपेंड करता है। यदि कोई कैंडिडेट किस्मत को नहीं मानता, वो यहाँ पर किस्मत को मानने के लिए मजबूर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाय लक भी होती हैं, किस्मत बहुत बड़ा योगदान देती है नॉर्मलाइजेशन में। तो कई बार क्या होता है, शिफ्ट पेपर इजी आया था लेकिन उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे शामिल हो गए जिनकी तैयारी कम थी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो लोग कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। पहली बात, उनका ओवरऑल स्कोर कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेपर इजी होने के बावजूद भी उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक्यूरेसी का भी सिस्टम होता है। अब एक्यूरेसी क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। एक्यूरेसी क्या होता है, आपने देखा होगा टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग, तो उसमें एक्यूरेसी का सिस्टम होता है। जैसे आपने 40 नंबर आ रहे हैं आपके और आपने 45 नंबर के क्वेश्चन किए, मल्टीप्लाई 100, अब ये जो वैल्यू आएगी ना वो एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इनमें आपस में परसेंट निकाला जाता है एक तरीके से। ठीक है, ये एक्यूरेसी होती है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे आजकल पता चल जाता है कि कट ऑफ समथिंग कितनी जाएगी। जैसे सपोज डेट पटवार का पेपर है, सबको लग रहा है कि 200 प्लस जाएगी जनरल की, तो जिसकी कम तैयारी भी है ना वो कैंडिडेट भी 200 प्लस मार्क्स के तो क्वेश्चन करके आएगा ही 100%, चाहे फिर उसकी तैयारी कैसी भी क्यों ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनकी बिल्कुल जीरो लेवल की तैयारी होते हैं और वो पेपर देने के लिए चले जाते हैं, वो पूरे पूरे क्वेश्चन ठीक करके आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उन कैंडिडेटों के कभी भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एक्यूरेसी वाला सिस्टम होता है ना वो काम करता है। ठीक है,
अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई पेपर 3 शिफ्टों में हुआ है। ये 5 कैंडिडेट है, ए बी सी और डी और ई। ए के फर्स्ट शिफ्ट में 110, 105, 116, 119, 130, 90, 92, 81, 142, 85, 100, 108, 104, 102, 103, ये मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 150। ठीक है, 150 में से इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं इन लोगों के। अब क्या करते हैं, इन शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं। वो क्या करते हैं, शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं। तो पहली शिफ्ट का एवरेज मार्क्स आता है 116 नंबर, दूसरी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स आ रहा है 98 नंबर, और तीसरी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स आ रहा है 103 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी। पता चल रहा है सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं इस शिफ्ट में, तो ये शिफ्ट इजी थी, ये शिफ्ट मीडियम थी, और सबसे कम स्कोर हो रहा है इस शिफ्ट में मात्र 98 नंबर का, तो ये शिफ्ट सबसे हार्ड थी। तो इस तरीके से पता चलता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट मीडियम थी। ठीक है, अब देखो इसमें 2 कंडीशन काम करती हैं। पहली कंडीशन तो क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्कोर वाली शिफ्ट को इजी मानकर बाकी सभी शिफ्ट के मार्क्स को बढ़ाना। इस स्थिति में मार्क्स कम होने के चांस कम होते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो ये शिफ्ट है, उन्होंने क्या किया कि भाई ये वाली शिफ्ट क्या है, सबसे इजी है। ठीक है, इसको इन्होंने इजी मान लिया और इसके हिसाब से सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो भी कैंडिडेट थे उनके मार्क्स बढ़ा दिए। ठीक है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो कैंडिडेट थे उनके मार्क्स बढ़ा दिए। एक तो ये हो सकता है भाई इस शिफ्ट को इजी मान लिया और बाकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो कैंडिडेट थे उनके मार्क्स बढ़ा दिए, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़्यादातर कंडीशन होती है कि मार्क्स बढ़ते हैं। यदि मान लो इसको सबसे हार्ड मान ले वो और फिर मार्क्स कम करें ना, तो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, बाकी रिजल्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि वो इसको इजी मानकर इन दोनों के मार्क्स बढ़ाएं या फिर वो इसको डिफ़िकल्ट मानकर इन दोनों के मार्क्स घटाएं, बात तो वही आएगी, रिजल्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक सोच में फर्क हो जाता है कि यार सभी के नंबर कम कर लिए, सभी के नंबर बढ़ गए, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का फर्क पड़ता है। तो वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, या तो जो सबसे ज़्यादा स्कोर हो रहा है उसको सबसे इजी मानकर और बाकी की जो शिफ्ट थी मीडियम और हार्ड के आधार पर उनका मार्क्स बढ़ा देते हैं। जो मीडियम शिफ्ट थी उसमें कम मार्क्स बढ़ाते हैं, जो बहुत हार्ड शिफ्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर भी एक्यूरेसी को ध्यान रखा जाता है। अब उसके बाद आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, तीनों शिफ्ट पहली दूसरी तीसरी, पहली शिफ्ट में 116 हो रहा था एवरेज, सेकंड में 98 हो रहा था और तीसरी में 103 हो रहा था। वो इन तीनों का एवरेज निकालते हैं, एवरेज आया 105, और इस 105 एवरेज के आधार पर वो पता चलाते हैं कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी मीडियम थी और कौन सी हार्ड थी। जैसे ये है 105 हमने आधार मान लिया, तो इसके आधार पर पहली शिफ्ट में मार्क्स का अंतर हो रहा है 11, एवरेज से 11 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में एवरेज से सभी के 7 नंबर कम आ रहे हैं और थर्ड शिफ्ट में एवरेज से सभी के 2 नंबर कम आ रहे हैं। तो फिर वो इसी हिसाब से नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे पहले शिफ्ट के ज़्यादातर कैंडिडेट को 11 नंबर कम कर देंगे, 12 कर देंगे, 10 कर देंगे, 8 कर देंगे। इस तरीके से उनका एक आधार मिल जाता है, उसके आधार पर वो थोड़ा ऊपर नीचे एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ऊपर नीचे मार्क्स घटाते बढ़ाते रहते हैं। ऐसा ही इसमें भाई इनको पता चल जाता है कि सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, तो उनका फिक्स हो जाता है कि यहाँ पर किसी के मार्क्स घटाने नहीं है, मार्क्स हर किसी के बढ़ाने, क्योंकि बहुत शिफ्ट हार्ड थी। फिर वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, किसी के 3 बढ़ रहे हैं, किसी के 5 बढ़ रहे हैं, किसी के 10 बढ़ रहे हैं, किसी के 15 बढ़ रहे हैं, किसी के 20 बढ़ रहे हैं। ये सारा डिपेंड करता है एक्यूरेसी पर, और इसी तरीके से तीसरी शिफ्ट में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है सिस्टम, देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद इस तरीके से सिस्टम हो जाता है, ये इतने इतने इस तरीके से मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये पहले वाली कंडीशन थी, देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, इसी को मैंने सोल्व करके देखा है। ये वाली सिचुएशन थी रियल मार्क्स की, ठीक है। और उसके बाद
हमने क्या किया, इसका नॉर्मलाइजेशन किया और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स बढ़कर घटकर कुछ इस तरीके से हो गए। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर दोनों में कंपेयर कर सकते हो, पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। अब देखो मैं एक्यूरेसी के बारे में बताता हूँ, एक्यूरेसी कैसे निकाली जाती है। ऑब्टेन मार्क बटा अटेम्प्ट मार्क मल्टीप्लाई 100। जैसे आपके 40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपने 45 नंबर का अटेम्प्ट किया था, आपने 45 नंबर का अटेम्प्ट किया, आपके 40 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपके कुछ नेगेटिव ज़्यादा हो गए, कुछ गलत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका स्कोर कम हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब आप इसकी एक्यूरेसी निकालोगे तो वो आएगी 88%। ठीक है, दूसरी कंडीशन में यदि आपने 45 नंबर का अटेम्प्ट किया और 45 नंबर ही आ रहे हैं आपके, मतलब आपने 45 नंबर का अटेम्प्ट किया था, 45 नंबर ही आ रहे हैं आपके, तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, बिल्कुल 100% होगी, मतलब आपका एक भी नेगेटिव नहीं गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब ये वाली सिचुएशन होती है जहाँ पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, 100% एक्यूरेसी किसी के नहीं आती, मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया, बाकी 98, 97, 95, 93 इस तरीके से एक्यूरेसी आती है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का सिस्टम क्या होता है कि जब जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी ना, मार्क्स बढ़ने के उतने ही ज़्यादा चांस होंगे। ठीक है, नंबर कम नहीं होंगे। ध्यान रखना, यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, एवरेज आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस आ रही है, तो आपके मार्क्स कम होने का बिल्कुल 0% चांस है और मार्क्स बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी और यदि वो शिफ्ट हार्ड आती है तो आपके मार्क्स बढ़ने का उतना ही ज़्यादा चांस होगा। दूसरी साइड, यदि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है, चाहे वो शिफ्ट बिल्कुल ईजी क्यों ना हो, आपके मार्क्स कम होने के चांस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे, यदि आप नॉर्मलाइजेशन के लिए पेपर दे रहे हो, ऐसा पेपर दे रहे हो जहां पर नॉर्मलाइजेशन होने का चांस है, तो वहां पर आप ध्यान रखो एक्यूरेसी का भी, कि आप उतने क्वेश्चन ठीक करो जितने आपसे हो पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। जैसे मैंने जो अभी समझाया था, उसमें शिफ्ट फर्स्ट का ई और शिफ्ट सेकंड का डी, इन दोनों कैंडिडेटों के देखो, इसके 142 थे, इसके 130 थे। ध्यान रखना, इसके 130 ही रहेंगे। कितने रहेंगे, 130 ही रहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो 119 कर दिया, तो भाई वो मैंने विदाउट एक्यूरेसी किया था। एक्यूरेसी के बाद केवल इस कैंडिडेट का रिजल्ट बदलेगा। इसके पहले 130 आ रहे थे, इसकी एक्यूरेसी 100% थी, तो इसकी वजह से इसके मार्क्स बिल्कुल 130 ही रहेंगे। ठीक है, इसकी क्या थी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। दूसरी साइड, इस कैंडिडेट के 142 आ रहे थे, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, इसलिए इसके मार्क्स बढ़कर 149 हो गए। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी का सिस्टम बहुत बड़ा रोल निभाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी कैंडिडेट ने 35 नंबर का 35 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर का उसने अटैम्प्ट किया था, 77% उसकी एक्यूरेसी आ रही है, तो यदि एक्यूरेसी कम आती है तो चाहे पेपर कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आपकी मार्क्स बढ़ने की चांस कम होंगे। यदि आपकी एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है और आपकी शिफ्ट बिल्कुल इजी थी, आपके मार्क्स कम होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स कम होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। दो कंडीशन है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। यदि आपकी एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है तो पहली कंडीशन, आपका पेपर बहुत हार्ड शिफ्ट थी, तो आपके मार्क्स बढ़ने के कम चांस होंगे। यदि आपका पेपर बिल्कुल इजी था, आपकी शिफ्ट बिल्कुल इजी थी, तो मार्क्स कम होने के ज़्यादा चांस होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी भी बहुत बड़ा योगदान निभाती है। जब दो कैंडिडेट एक ही शिफ्ट में एक साथ बैठ कर पेपर देते हैं, सपोज दैट ए और बी और सी, ए बी और सी और डी, ये चार कैंडिडेट थे जिनका एक ही रूम में सेंटर आया। इसके नंबर थे 70, 100 में से इसके थे 72, इसके 65 और इसके 80। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके 90 हो गए,
इसके 64 हो गए, 65 मान लेते हैं, इसके 72 हो गए, 72 रह गए, और इसके 1 मिनट, इसके 73 हो गए, इसके 71 हो गए। ठीक है, तो ये किसका कारण था भाई? एक साइड 80 से 90 पर पहुंच गया, एक साइड 65 से 65 पर रह गया, 72 से 73 पर पहुंच गया, 70 से 71 पर पहुंच गया। कुछ के ऐसा भी हो सकता है कि ई कैंडिडेट मान लेते हैं जिसके 60 नंबर आ रहे थे, उसके 55 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? एक्यूरेसी पर। यदि किसी के नंबर कम हो रहे हैं, एक ही रूम में बैठकर पेपर दे रहे हो, और यदि किसी के नंबर कम हो रहे हैं तो समझो उसकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब थी। किसी का स्कोर बढ़ रहा है तो समझना उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो पेपर में सदा एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, भोपाल ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, ये वाला। ठीक है, ये एक फॉर्मूला अपनाया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने वहाँ पर किसी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक ये भी तरीका है नॉर्मलाइजेशन करने का, y माइनस एक्स बटा u माइनस वी कोष्टक a माइनस वी प्लस एक्स। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ किसकी क्या वैल्यू है। a का मतलब है मार्क्स स्कोर्ड बाई यू, x का मतलब, y का मतलब, u का मतलब और v का मतलब। ये आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे को इतनी उम्मीद है। बाकी यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूज है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। और इस वीडियो को आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं, जितने भी आपके साथी हैं, उन सभी के साथ शेयर करना। और यदि आपका सपना है सरकारी नौकर बनना, आपका सपना है सरकारी अधिकारी बनना, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर एक सरकारी वैकेंसी से बिल्कुल ऑलवेज 100% अपडेट रखूँगा, हर एक जानकारी से अपडेट रखूँगा। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज है, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।